स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे भारत की नदियों से संबंधित, ठीक ना। भारत की नदियों के संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सिंधु नदी के बारे में, ठीक ना। इसके उद्गम देखेंगे, इसका संगम मुहाना कहाँ है वो देखेंगे, लंबाई कितनी है, इसकी विशेष क्या महत्व बातें हैं, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहला नदी है सिंधु नदी, ठीक ना। सिंधु नदी के बारे में देखें। सबसे पहले एक मैप बना लेते हैं, समझने में आसानी होगी, ठीक ना। ठीक है, मोटा मोटी एक मैप बना लेते हैं, इसे समझने में आसानी होती है। तो तिब्बत की जो यहाँ पे तिब्बत है, क्या है, तिब्बत, ठीक ना, चीन के अंतर्गत है। इधर ही है हमारा कैलाश मानसरोवर, क्या है, कैलाश मानसरोवर। तो यहीं पे आपको मानसरोवर झील के पास से सनोख्या बाब, क्या नाम थे, सनोख्या बाब ग्लेशियर है, ठीक ना। सनोख्या खाब जो ग्लेशियर है वहाँ से ये निकलती है सिंधु नदी, और इसका रास्ता कुछ इस तरह से है, ठीक ना। इस तरह से होते हुए ये नीचे पाकिस्तान तरफ चली जाती है, और इधर अरब सागर है, अरब सागर है, ठीक ना। तो यहाँ से निकल के ये आपका लद्दाख होते हुए आप देख सकते हैं, यहाँ एक उपासी जगह है, उपासी, ठीक ना। यहाँ आपको जब आप लेह लद्दाख घूमने जाइएगा और हिमाचल वाले केलांग वाले रास्ते से जाइएगा तो उपासी में आपको प्रथम सिंधु नदी के दर्शन होते हैं। उसके उधर पूरा पहाड़ है, बियाबान पहाड़ है, कोल्ड डेजर्ट है, ठीक ना, ये चीज़ें। तो सिंधु नदी आपको इस वाले इलाके से होते हुए यहाँ आपको अरब सागर लास्ट में मिल जाती है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अरब सागर में ये कुल मिला के 2880 किलोमीटर, ठीक ना, इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर। साथ ही साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि भारत में मात्र 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर भारत में ही इसकी कुल लंबाई है, और टोटल ये आपका अरब सागर तक पूरा पाकिस्तान होते ये वाली है। इसकी सहायक नदियों पे आते हैं तो देखिए यहाँ सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम। हम देखेंगे कि आगे देखेंगे कि ये सब नदियाँ इस तरफ से आती हैं, मिलती जाती हैं, कुछ इधर से मिल जाती हैं, कुछ इसमें जाके मिलेगी, कुछ इसमें मिलेगी, कुछ यहाँ मिलेगी। कुल मिला के आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये है आपका पंजाब। लगभग 75% पंजाब आपका पाकिस्तान में पड़ता है, और हमारे पास जो पंजाब है वो मात्र 25% के लगभग नहीं है। तो जो 5 नदियों का देश है वो आपको पाकिस्तान में पड़ता है 70 से 75%। और यहाँ हमारी तरफ रावी और एक सतलज, रावी और सतलज दो ही नदियाँ पंजाब से होकर निकलती हैं। चलिए अब इसमें और आगे देखेंगे कि इसमें कौन कौन से है। तो इसमें आप देखेंगे कि सतलज नदी हो गई, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, इनको लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक ना। चलिए, तो सिंधु की सहायक नदियों में है, पहला है सतलज, ठीक है, उसके बाद चिनाब, रावी, ब्यास, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, ठीक ना। ये सब सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक ना। इस तरह से आप देखिएगा एक दूसरे में टच कर जाएंगी, या फिर अंतिम में मुख्य धारा सिंधु नदी का बना देती है। यहाँ एक और चीज़ याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर वाला जो लद्दाख वाला इलाका है, यहाँ जॉस्कर नदी भी है, नुब्रा नदी भी है, तो ये सब भी अंततः इन्हीं में जो सिंधु नदी है इसी में प्रवेश कर जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक ना। अब हम अगला जो नदी है वो है झेलम, झेलम की ओर चलेंगे, ठीक ना। झेलम नदी के बारे में हम लोग देखेंगे। झेलम, झेलम के बारे में ये चीज़ है कि ये कश्मीर के समीप शेषनाग झील से, कहाँ पे, कश्मीर शेषनाग झील से इसकी उद्गम होती है, और साथ ही साथ इसका जो मुहाना है वो चिनाब नदी पे है, ठीक है। चिनाब नदी में संगम बना रही है, ठीक है। इसकी जो भारत में कुल लंबाई है लगभग 724 किलोमीटर में से 400 किलोमीटर आपका भारत में है,
ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि श्रीनगर में जो नाव चलते हैं डल झील या विल्लर झील में, ठीक ना, वो सब शिकारे या बजरे होते हैं वो झीलम में ही हैं। अब यहाँ पे इसकी लोकेशन को देख लेंगे, एक छोटा सा एक मैप बना लेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया कश्मीर वाला इलाका, ये पीओ के इस तरह से, ये ऐसा लद्दाख हो गया, ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से आपको निकलेगी ये, और ये चिनाब नदी में जाकर सबमर्ज हो जाती है, जो इधर की ओर आ जाती है। इस पोजीशन को याद रखें। तो झेलम नदी कश्मीर के शेषनाग झील से चिनाब नदी में संगम बनाती है। कुल 724 किलोमीटर है, जिसमें 400 किलोमीटर भारत में बहती है। चलिए इसके बाद अगली नदियों का जिक्र करते हैं, ठीक ना। अगली नदियों में हम लोग देखेंगे रावी नदी के बारे में, ठीक ना। रावी नदी में हम लोग देखेंगे कि ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, ठीक ना, और रोहतांग दर्रे के समीप एक मैप बना लेंगे कि कहाँ से रावी नदी रोहतांग दर्रे के पास से है, ठीक ना, और कांगड़ा में है, याद रखिएगा ये कांगड़ा में है। साथ ही साथ रावी नदी में 700 कुल मिला के इसका जो संगम है चिनाब नदी है। चिनाब नदी में संगम बनाती है। कुल मिला के रावी 725 किलोमीटर भारत में बहती है, और साथ ही साथ माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है। मैदान में प्रवेश करती है। अब रावी के लोकेशन को देखें, एक छोटा सा मैप बना देते हैं समझने के लिए। ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक ना, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, और इस तरह से कुछ कर लेंगे इसे, और ये आपको जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख हो गया, ठीक ना, ये वाला इस तरह से टच है, ठीक ना, मतलब समझ लीजिए ऐसे, इसको हटा लीजिए। इधर पंजाब है। अभी हम लोग देखेंगे रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश में आपको कांगड़ा इधर हो गया, ये कांगड़ा रोहतांग दर्रा से ऐसे निकलेगी, और ये आपको चिनाब नदी में संगम बनाती है। इधर से चिनाब इधर गई है, यहाँ पे संगम बनाती है, ये इस तरफ से निकल जाती है। तो रावी नदी जो है रोहतांग दर्रा से निकलती है, जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, और चिनाब नदी में संगम बनाती है। कुल मिला के 725 किलोमीटर इसकी सफ़र तय करती है, और ये माधोपुर में मैदान में आती है। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि मैदान, ये पहाड़ी इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है, लेकिन ये जो हरियाणा पंजाब का क्षेत्र है ये मैदानी इलाका है। जब नदियाँ इधर से वापस इधर आएंगी, इधर से आगे बढ़ते हुए, तो ये मैदानी इलाके में आएंगी, तो ये माधोपुर के पास मैदानी इलाके में प्रवेश करती है। जैसे गंगा नदी हरिद्वार में आती है तो मैदानी इलाके में आ जाती है। उसके ऊपर क्या है, पूरा पर्वत है, पहाड़ है, शिवालिक श्रेणी है, तमाम श्रेणियाँ हैं। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे चिनाब नदी के बारे में, ठीक है। चिनाब नदी, ठीक है। चिनाब नदी जो है चंद्र और भागा इसके उद्गम स्थान है, जो लाहुल के बड़ा लचा दर्रे के दोनों ओर स्थित है। सबसे पहले लोकेशन देखेंगे, बड़ा लाचा दर्रा, ये ऐसे, ये ऐसे, चंद्र भागा नदी, ये है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक ना। तो बाड़ा लच्चल से इस तरह से होते हुए एक चंद्र और नदी, और यहाँ ये जो नदी मिलेगी ये बन जाएगी चिनाब नदी बन जाएगी, ठीक ना। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे चिनाब नदी के बारे में कि इसका जो संगम है वो सिंधु नदी में, ये आगे जाके किधर से मर्ज हो जाएगी, सिंधु में, सिंधु नदी में मर्ज हो जाएगी, ठीक है। और ये करीब 1180 किलोमीटर भारत में है, ठीक है। सिंधु नदी में जहाँ मर्ज होगी, इससे पहले क्या है 1180 किलोमीटर भारत में है, बहती है, ठीक है। सिंधु, आप यहाँ देखेंगे चिनाब नदी के बारे में कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से है। चिनाब क्या है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, आपका चिनाब नदी है, ठीक ना। इस चीज़ को समझेंगे। ये पीत पंजाल में गहरा गॉर्ज बनाती है। क्या बनाती है, गॉर्ज। दरअसल
समझ लीजिए गॉर्ज होता क्या है। जैसे पहाड़ी नदियाँ हैं तो काफ़ी नीचे में बह रही हैं, गहरा खड़ा, ठीक है, बहुत तेज़ के साथ बह रही हैं, तो पूरी फोर्स के साथ बहती हैं, तो नीचे मिट्टी जो होती है पत्थर उसका कटाव करते चलती है। तो आप पहाड़ों में जब घूमने जाइएगा तो पता चलेगा कि आप यहाँ हैं और पानी यहाँ नीचे नीचे बह रही है और यहाँ से करीब 2 किलोमीटर नीचे गहरी खाई है। ये वी आकार का गॉर्ज बनाते चलती है, ठीक ना। अब यहाँ ये अखनूर के निकट मैदान में आती है। यहाँ पे मैदान में अखनूर के नीचे, अखनूर ये आपको जम्मू कश्मीर साइड में है, तो वहाँ पे मैदानी इलाके में प्रवेश कर जाती है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगली नदी है ब्यास नदी, ठीक ना। नदियों के मुझे लगता है कम से कम 2 से 3 वीडियो बनाएंगे ताकि अच्छी तरह से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। आज हम देखेंगे अगला जो है हमारा ब्यास नदी है, ठीक ना। ब्यास नदी, ब्यास नदी भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से निकलती है, ठीक ना। रोहतांग दर्रा ये है हमारा हिमाचल प्रदेश और यहीं पे ब्यास कुंड है। ब्यास कुंड से ये आपका ब्यास नदी निकल रही है। लगभग 4330 मीटर की ऊंचाई है। इसकी जो ऊंचाई कितना है, 4330 मीटर की ऊंचाई पे है। ये जो है हरिके करीबपुर थल्ला में सतलज नदी से मिलती है। किससे यहाँ मिलेगी, सतलज से। ये ब्यास कहाँ पे मिली, हरिके जो है कपूरथला पंजाब है, ठीक ना, पंजाब में मिलती, भारत वाला पंजाब है, ठीक ना। कुल मिला के 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 470 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई। अब कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार कर ये मैदान में, मैदानी इलाकों में प्रवेश कर जाती है। ये जो आपका हिमाचल प्रदेश है, इसका ये वाला जो है धौलाधर श्रेणी है, धौलाधर पर्वत श्रेणी है। जब इसे पार करके इधर आएगी तो ये मैदानी इलाकों में आ जाएगी, ठीक ना, ये चीज़ है। चलिए इसके बाद हमारा अगला है सतलज नदी है, ठीक ना। देखिए किताबों में सब कुछ है, थोड़ा सा यही है कि ब्लैक बोर्ड पे टीचर से पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक ना। मैप से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो स्थायी रूप से वो आपके दिमाग में, जहन में बैठ जाएगी। चलिए अगला है सतलज नदी, ठीक है। सतलज नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास ही है, राकसताल, ठीक है। जैसा इस तरह से हम वीडियो बनाए थे, तो यहाँ तिब्बत हो गई, कैलाश मानसरोवर, यहीं पे है राकसताल, यहाँ से आपका इसका उद्गम स्रोत है जो आपको 4555 मीटर, 4555 मीटर, ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4555 मीटर है। ये इसका सतलज नदी का उद्गम, ठीक ना। ये है राकसताल, क्या जगह का नाम है, राकसताल नाम है, ठीक है। मानसरोवर झील है उसी के पास है। फिर ये आगे बहते हुए बहती है। ये आपको ब्यास नदी में इसका मुहाना है, ये यहाँ से ऐसे निकलेगी और आगे इधर ब्यास नदी आती है, उसमें ये मर्ज हो जाती है, इधर ब्यास, इधर सतलज नदी हो गई, ठीक ना, ये चीज़ें। अब इसको हम लोग देखेंगे आपका कि लगभग 1500 के लगभग इसमें, जिसमें 1500 में 1050 भारत, लगभग 1050 किलोमीटर ये आपका भारत में सफ़र तय करती है, ठीक ना। और शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटकर ये पंजाब में प्रवेश करती है। जब यहाँ शिवालिक श्रृंखला इसे काटकर पंजाब में ये प्रवेश करेगी, ठीक है। अगले वाले पॉइंट पर चलते हैं, गंगा मैया पे आते हैं। गंगा नदी, ठीक है, यहाँ आपका है उत्तराखंड, ठीक है। गोमुख यहाँ पे, गोमुख ग्लेशियर,
या इसे गंगोत्री भी बोलते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक ना। जैसे गंगोत्री मान लीजिए ये पूरा पहाड़ है, ठीक ना, तो ये है इसका गोमुख, गाय के मुख के समान, तो इसे क्या बोलेंगे, गोमुख। यहाँ से पानी हमेशा हमेशा बहती रहती है, निकलती रहती है। ये पूरा का पूरा गंगोत्री ग्लेशियर है और ये गाय के मुंह के जैसा यहाँ पे आपका है, जहाँ से पानी रिस रिस कर निकलती है, तो ये है आपको गोमुख। और इस नदी को बोलते हैं भागीरथी। एक ऋषि हुआ करते थे, राजा भगीरथ हुआ करते थे, ठीक ना, तो अपने पूर्वजों को एक ऋषि के श्राप से मुक्त करने के लिए माँ गंगा को, ये माइथोलॉजी के हिसाब से है, ठीक ना, तो भागीरथी इनको शुरू में बोला जाता है। और ये भागीरथी नदी आगे जब जाती है तो इधर से अलकनंदा आती है, ठीक है, अलकनंदा, और जब ये दोनों मिलकर आगे होती तब ये है गंगा नदी है। भागीरथी नीचे अलकनंदा, ठीक ना, ये भागीरथी अलकनंदा, ये हो गई आपका गंगा, ठीक ना, भागीरथी अलकनंदा, ये हो गई आपका गंगा नदी हो गया, ठीक ना। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि लगभग ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कहाँ कहाँ किन राज्यों से होकर गुजरती है ये भी देख लेते हैं, ठीक ना। गंगा नदी आपका उत्तराखंड के बाद यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड छूट गया, झारखंड, इसके बाद बांग्लादेश, ये करीब गुजरते हुए अंतिम में बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक ना। 1 2 3 4 5 तो भारत में हो गए, एक बांग्लादेश में। अब हम लोग यहाँ देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बांग्लादेश में इसे जमुना, मेघना, पद्मा की संयुक्त धाराओं का है। जैसे गंगा नदी इधर से निकली तो एक नदी इधर आएगी तो ये गंगा हो जाएगी, जमुना, फिर आगे गई, फिर एक आएगा तो मेघना, फिर अंतिम में आई यहाँ आ गया तो ये पद्मा नदी, और अंत में बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, गिर जाती है, सम्मिलित हो जाती है। ये हुआ भारत में इसकी कुल जो लंबाई है करीब 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर भारत में है, ठीक ना। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये करीब गंगा नदी आप समुद्र तल से 3900 मीटर ऊंचाई पे है, 3900 मीटर की ऊंचाई पे है। जैसे समुद्र यूँ ऐसे है, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए, तो यहाँ से आपको समझ लीजिए 3900 मीटर बहुत ऊंचाई हो जाती है, ठीक ना, ये चीज़ें। चलिए आगे देखेंगे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे यमुना नदी के बारे में, ठीक ना। यमुना नदी जो हो गई, ये बंदरपुर के पश्चिमी ढाल पर एक यमुनोत्री हिमालय, यमुनोत्री ग्लेशियर है, ठीक है, वहाँ से ये आगे बढ़ती है। आप यहाँ देख लीजिए कि इसकी जो ऊंचाई है करीब 6316 मीटर है, यानी ऊंचाई के मामले में गंगोत्री से काफ़ी डबल है, ठीक ना। हाँ, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका जो संगम है, ये आपका प्रयाग जो नदी है वहाँ पे है, इलाहाबाद में, ठीक है। संगम है प्रयाग में, इधर से गंगा, इधर से यमुना, ये आपका संगम इस तरह से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे यमुना नदी में कुल मिला के इसकी जो लंबाई है 1375 किलोमीटर है, ठीक है, ठीक ना। यमुना की लंबाई 1375 किलोमीटर है। साथ ही साथ इसकी सहायक नदियों में चंबल, बेतवा और केन, तो इसकी सहायक नदियाँ इस तरह से, ठीक ना, चंबल, बेतवा और केन इसकी सहायक नदियाँ हैं। जैसे गंगा एक मेन हो गई, गंगा। अब इधर से एक और नदी कौन मिल रही है, यमुना। अब ये यमुना में भी कई नदियाँ मिल रही हैं, चंबल है, बेतवा है, केन है,
ठीक ना, इस तरह से समझिए, ये ज़्यादा गड़बड़ा है, सिंपल समझ आते हैं। एक होती है मुख्य नदी, ठीक है, जैसे गंगा, एक है यमुना, ठीक ना, जो यहाँ मिल रही है, ये है यमुना। अब हर नदियों की सहायक नदी तो होती ही होती है, चाहे छोटी नदी होगी तो नदी नाले तो होंगे ही, ठीक ना, ये चीज़ें। तो मान लीजिए इधर से चंबल नदी इधर आई और इसमें मर्ज कर गई, ठीक है, चंबल, ठीक है, इधर से आई केली, ठीक ना, इधर से आई बेतवा, ठीक ना, मर्ज कर गई, ठीक ना। अब इसका जो संयुक्त ज्वाइंट पानी है इसमें, ठीक है, इधर गंगा नदी में भी ढेर सारी नदियाँ आती हैं, सहायक नदियाँ, इसमें जुड़ जाती है, सोन हो गया, इधर से आती है, जुड़ जाती है, ये अंतिम में बांग्लादेश में और बंगाल की खाड़ी में जाकर सबमर्ज हो जाती है, विसर्जित हो जाती है सब। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। अगला है यमुना नदी के बाद चंबल नदी, ठीक ना, चंबल नदी। चंबल नदी जो है आपका मध्य प्रदेश के मऊ के समीप जनापाव पहाड़ी है, ठीक ना, एमपी में मऊ के पास जनापाव पहाड़ी के पास से इसका उद्गम होता है, ठीक ना। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे चंबल के बारे में कि यहाँ पे इटावा से करीब 38 किलोमीटर यमुना नदी में मिलती है। मिलन कहाँ होता है? यमुना नदी में, इटावा यूपी, उत्तर प्रदेश में मिलन हो रहा है। कुल मिला के 995 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, 995 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई। ये सबसे बड़े खड्डों का निर्माण करती है, गहरे खड्डे का निर्माण करती है। साथ ही साथ इसकी सहायक नदियों में है, ठीक है, सहायक नदियों में शामिल है आपको काली सिंह, पार्वती, काली सिंध, पार्वती, बनास इत्यादि, ठीक ना, ढेर सारी नदियाँ हैं। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से निकलती है। यमुना नदी इटावा ये इसका संगम स्थल है। यमुना नदी में जाके चंबल नदी सबमर्ज करती है, जैसे ये चंबल है और यमुना यहाँ से सबमर्ज कर जाएगी, ठीक है। 995 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई। गहरे खड्डे का निर्माण करती है, इसको समझ लेंगे। दरअसल चंबल वाले इलाके में अधिकांश पेड़ पौधे हैं नहीं, सब कीकर के, बबूल या फिर हरसैन, ये सब के पेड़ हैं, ज़्यादा घास वास है नहीं। तो बारिश का पानी क्या करती है, मिट्टी को बहा के ले जाती है, वहाँ बड़े बड़े बीहड़ बन जाते हैं जिसमें बबूल के पेड़ ये सब ढेर सारे होते हैं। उन्हीं बीहड़ों में जो डकैत होते हैं, चंबल के पानी में एक नशा है, ठीक ना, वो पानी ऐसा है कि आदमी को बंदूक उठाने पे मजबूर कर देता है, ठीक ना। तो चंबल का जो पानी है आदमी को डकैत भी बना देता है, विद्रोही बना देता है, कहिए थे डकैत नहीं, सॉरी, ठीक ना, विद्रोही बना देता है, क्रांतिकारी बना देता है, ठीक ना। तो वहाँ पे बारिश होती है तो उससे क्या है कि मिट्टी, घास वास, जंगल उतने हैं नहीं, तो बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं। उन्हीं खड्डों में पहले के ज़माने में जो डकैत होते थे वो सब वहाँ पे छुपे रहते थे। ये गहरे खड्डों का निर्माण किया करती थी चंबल नदी। इसकी जो सहायक नदी है, काली सिंध है, पार्वती है, बनास है, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। बारहमासी नदियाँ नहीं हैं, सालों भर पानी नहीं रहता है, हाँ, लेकिन चंबल में रहता है, ठीक ना, ये चीज़ें। चलिए आगे देखिए। आगे में हम लोग देखेंगे चंबल नदी के बाद एक और नदी है रामगंगा, ठीक ना, रामगंगा नदी के बारे में। तो रामगंगा नदी जो है नैनीताल के समीप हिमालय के दक्षिणी भाग से, कहाँ पे, नैनीताल में हिमालय के दक्षिणी भाग से इसका उद्गम होता है। साथ ही साथ कन्नौज के निकट गंगा यमुना नदी में विसर्जित होती है। कन्नौज के निकट गंगा नदी में
संगम होता है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे आपका कुल मिलाकर 696 किलोमीटर, कुल मिलाकर 696 किलोमीटर सफ़र तय करती है। और इसकी जो मुख्य सहायक नदी है वो है खून। खून क्या है? सहायक नदियों में से आती है। ठीक ना? चलिए, इसके बाद हम लोग अन्य नदियों का जिक्र करेंगे अगली वीडियो में। ठीक ना? रामगंगा तक हम लोग का हो चुका है। ठीक है, थैंक यू।